हाय फ्रेंड्स। आज एक और कंपनी है जिसका बिजनेस एनालिसिस करने जा रहे हैं। बेसिकली इसको आप कह सकते हैं कि मैं इस Q2 Q2 ऑफ दिस फिनेंशियल ईयर का ये पहला मेरा बिजनेस एनालिसिस होगा। पहले किसी कंपनी का मैं बिजनेस एनालिसिस कर रहा हूँ। बेसिकली इस कंपनी को मैं बिजनेस एनालिसिस पहले ही करने वाला था, लेकिन क्योंकि अब Q2 का ही नंबर आ गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अभी मैंने ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट में, क्योंकि अभी कंपनियों के अभी सिर्फ आईटी सेक्टर की कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं और ये कंपनी जो है ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री से है। तो इस वीडियो में दो पार्ट होंगे। इस वीडियो के मैंने दो पार्ट नहीं, मैं दो अलग अलग वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, एक ही वीडियो रहेगा। लेकिन पहले मैं बात करूँगा इस बिज़नेस के बारे में और साथ ही साथ इसका पीयर टू पीयर एक एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा, तो जिससे क्या होगा आपको एक अंदाज़ा होगा बेसिकली कि कहाँ खड़ा है। बेसिकली ये कंपनी कहाँ खड़ी होती है, कहाँ स्टैंड आउट करती है, क्या सिचुएशन है। और ये एक आपको इक्विटी मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताएगा कि ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज़ काफ़ी सारी डेटा शेयरिंग हुई। मैंने कॉन कॉल भी अटेंड किया, मैंने रिज़ल्ट को भी देखा, तो बहुत कुछ ऐसा था जो कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कंपनी का नाम है 5 पैसा कैपिटल। बेसिकली ये ब्रोकरेज फर्म है, एक ब्रोकिंग का काम करती है स्टॉक मार्केट में। जो कैपिटल मार्केट्स में ब्रोकरेज फर्म है उसकी तरह है। ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2007 में। ब्रोकिंग बिजनेस इसने शुरू किया था 2016 और 17 में। बेसिकली 5 पैसा जो थी वो डिस्काउंट ब्रोकरेज से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। डिस्काउंट ब्रोकरेज माने जिसमें ये होता था कि आपको ज़ीरो ब्रोकरेज लगता था, काइंड ऑफ ऐसा ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न उस समय शुरू हुआ। बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियों ने अपने आप को स्टैंड आउट किया। ग्रो ज़ीरोदा कभी नहीं रहा, लेकिन ग्रो था, 5 पैसा था, मेरे एसेट था, और भी बहुत सारे धन हैं और इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसे एक्टिविटीज़ के साथ आगे बढ़ी डिस्काउंट ब्रोकरेज के साथ। बेसिकली ये कंपनी जो है वो IIFL होल्डिंग कंपनी जो है उससे डीमर्ज हुई थी। अलग से इसने एक अपनी पहचान बनाई, अलग कंपनी बनाई। और ये बेसिकली आपको स्टॉक में ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग, कमोडिटी में ट्रेडिंग और इस तरीके के फीचर्स प्रोवाइड कर दी थी। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड से भी रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं और स्टॉक स्क्रीनर भी दे रहे थे। तो इसके जो ये बेसिकली सारे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक्सचेंजेस पे सारे मेंबरशिप सब कुछ इन्होंने ले रखा है। बेसिकली सेबी रजिस्टर्ड है, एनालिस्ट हैं और साथ ही साथ इन्होंने म्यूचुअल फंड MFI के साथ भी टाई अप कर रखा है। तो बेसिकली एक प्रॉपर जो चीज़ें एक ब्रोकरेज हाउस को चाहिए या एक ब्रोकरेज कंपनी को चाहिए वो सारे सेटअप्स इन्होंने किए, सारे टाई अप्स इनके हुए इतने सालों में। और कंपनी जो है उसके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। बेसिकली एक वेब पे है, एक ऐप पे भी है। FNO 360 बोलकर इनका एक ऐप है और 5 पैसा बोलकर भी एक इनका ऐप है और एक्स स्ट्रीम भी बोलकर एक इनका ऐप है। ये सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन्होंने डेवलप किए हैं। बेसिकली अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से बिजनेस ब्रोकरिंग में काम करने के लिए। तो इनके जो टोटल ऐप इंस्टॉल हुआ है अब तक करीब करीब वो 21.7 मिलियन है। इसको आप क्यूमुलेटिव नंबर को अगर मैं देखूं तो ये करीब करीब 2 करोड़ हो रहा है। 2 करोड़ 17 लाख के आसपास जो है इनके पास ऐप डाउनलोड किए गए इनके। तो अगर ये देखा जाए और क्लाइंट इनका बेस जो अगर देखा जाए तो वो 48 लैक्स था पिछले साल के अंत तक। इस समय जो फिगर है वो 50 लाख के आसपास टच कर गया इस क्वार्टर में। 50 लाख इनके कस्टमर बेस हैं बेसिकली। और एवरेज फंडिंग बुक इनकी करीब 2060 करोड़ थी। और ADTO जो होता है इनका माने एवरेज डेली टर्नओवर जो है वो करीब 3 मिलियन था, ट्रिलियन था, 3.1 ट्रिलियन रुपीस था। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स 147 मिलियन थे और कस्टमर एक्वायरिंग इनकी करीब करीब 0.60 था, माने करीब करीब 6 लाख कस्टमर एक्विजिशंस हो रहे थे उस समय। तो ब्रेकअप जो रेवेन्यू का अगर देखें कि कहाँ कहाँ से इनको ब्रेकअप, इनका रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है, तो 48% जो है वो ब्रोकरेज से आता है,
24% जो है वो एलाइड आता है। एलाइड कहने का मेरा जो इसमें मतलब है, एलाइड का है उनका कहने का मतलब ये वो सारी चीज़ें जैसे म्यूचुअल फंड्स हुआ, ETF हुआ, बहुत सारे लोग SIPs करते हैं, बहुत सारे लोग जो और भी चीज़ें करते हैं, जो मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटीज़ लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से लोग माने इसमें जहाँ से इनको सर्विसेज आते हैं। 28% अदर है, अदर में भी इंटरेस्ट का एक पार्ट होगा, MTF का पार्ट होगा। तो बेसिकली ये इस तरीके से एक कंपनी चली। 2018 में करीब 1 लाख कस्टमर थे इनके, 2018-19 में। और राइट इशू इन्होंने किया था करीब 101 करोड़ का उस समय। 101 करोड़ का इनका राइट इशू था। और ये 2020-21 में प्रॉफिटेबल हो गए थे। बेसिकली इनका 10 लाख का कस्टमर बेस था 2020-21 में। 2022-23 में ये करीब 10 मिलियन यूज़र्स हुए इनके। 250 कैपिटल हुआ, कस्टमर बेस 4.7 पे जाकर खड़ा हुआ 2024-25 में। और ATDO जो है इनका वो करीब करीब 3.8 ट्रिलियन रुपीज़ हो गया था। तो मैंने वहाँ से बढ़ा है बेसिकली। ये अगर आप देखें तो रेवेन्यू जो था इनका हाईएस्ट 394 करोड़ हुआ इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। माने जब मार्केट की तेज़ी थी तब इनका रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हिट किया था, जो कि 394 करोड़ था। और पैट इनका उस समय 68 करोड़ था। ठीक ठाक काफ़ी अच्छा था। और 226 में इन्होंने 5 मिलियन कस्टमर बेस, वही मैंने बताया जो 50 लाख इनके कस्टमर बेस हो गया बेसिकली। और इन्होंने पे लेटर काइंड ऑफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करना शुरू किए हैं, स्कैल्पर पुल का सर्विसेज और मार्जिन ट्रेडेड फंड का भी है डिस्ट्रीब्यूशन। और साथ ही साथ एक डैशबोर्ड भी इन्होंने अपने ऐप में इन्वॉल्व किया है, जो कि म्यूचुअल फंड और ETFs को भी इन्वॉल्व करता है। बेसिकली ये बॉन्ड्स भी लोगों को इशू करते हैं। माने अगर आपको बॉन्ड खरीदना है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, इस तरीके की चीज़ें करनी है तो करते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, जो इस कंपनी को अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले जो 2-4 साल हैं इसमें ये कंटिन्यूअस अपने टेक्नोलॉजी पे खर्चा करते जा रहे हैं, ऐप को बेहतर करते जा रहे हैं। बेसिकली ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और सिर्फ ये नहीं कर रहे, सारी कंपनियां जो भी इस तरीके के बिजनेस में रहीं, हर किसी ने अपने ऐप को रिवैम्प किया है और आगे बढ़ते गए। बेसिकली सब कोई आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बेसिकली ये भी बहुत सारे लोग एल्गो का इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं और इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो। हमेशा कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी पे खर्चा कर रहे हैं तो इनका कस्टमर का जो एक्विजिशन होता है वो अपफ्रंट इनको लेना पड़ता है। बेसिकली जो भी इनको अपने कस्टमर बेस बढ़ाना है उसका खर्चा जो है वो इसको पहले लेना पड़ता है कंपनी को। तो इनका जो अगर फिगर का बताया जाए इस क्वार्टर में तो करीब करीब मैंने बताया 50 लाख का इनका कस्टमर बेस हो गया। इसमें इस क्वार्टर में इन्होंने 95,000 कस्टमर को मैंने ऐड ऑन किया है, जो कि अच्छा नंबर है। बेसिकली बाकी सारे डिटेल अच्छे आए हैं, फिनेंशियल्स ख़राब है कंपनी के जो मैंने देखा। और कंपनी का नहीं ख़राब है, बेसिकली ये देखिए मार्केट से ये सीधे सीधे लिंक्ड होते हैं। ये सारी कंपनियां मार्केट से सीधे सीधे लिंक हैं। और करीब करीब 22.7 मिलियन ऐप यूज़र्स हैं। तो आप ये समझें तो कि ये भी नंबर करीब करीब इनका जो है वो बढ़ गया है पहले से। तो बाकी सारे मैट्रिक्स पे तो सही बैठ रही है कंपनी, लेकिन रेवेन्यू जो है वो पिछले क्वार्टर के हिसाब से ही है, ऑलमोस्ट उसी जगह पे है, 1-2% आसपास है। और अगर देखा जाए तो मार्केट को अगर देखा जाए तो पिछले 12-13-14 महीने में मार्केट ऐसी ही है कि नेगेटिव के साइड पे चल रही है। कंटिन्यूसली नेगेटिव थी, थोड़ा बहुत इस क्वार्टर में अगर कहा जाए तो थोड़ा बेहतर हुई है, लेकिन उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपको अभी शेयर करने वाला हूँ कि जो कि मैनेजमेंट से बातचीत में जो कॉन कॉल में उन्होंने कहा, उसमें ये सारे डेटाज आए हैं निकल कर। तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा है जो कि बताता है कि मार्केट में बेसिकली लोग आते तो हैं लेकिन सबको जल्दी पैसा कमाना है। ये थॉट प्रोसेस है बेसिकली। तो खैर पहले फिनेंशियल्स की बात कर लें, फिर इस बात को मैं आगे रखूँगा। 77.30 मैंने इनका जो है रेवेन्यू है, 77 करोड़ 30 लाख के आसपास इनका रेवेन्यू था क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर से करीब करीब 1-2% डाउन है। और अगर इसमें अगर आप देखा जाए कि इनका जो
परसेंटेज वाइज अगर इनकी ब्रोकिंग का जो इनकम है वो करीब करीब, जैसा कि इनका 48 से 50% के आसपास है, तो करीब करीब 34-35 करोड़ का जो है ब्रोकिंग से इनको रेवेन्यू आया है। AUM इनका 1647 करोड़ है। AUM को आप ऐसे समझें जो कि म्यूचुअल फंड और SIPs लोग कर रहे हैं इनके ऐप के थ्रू। कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो कंटिन्यूसली इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, वही लोग म्यूचुअल फंड्स और SIPs कंटिन्यू कर रहे होंगे। बेसिकली अगर प्रॉफिट की बात करें तो PBT की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो करीब करीब 12 करोड़ 80 लाख के आसपास है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 9.5 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर से करीब करीब 18% डाउन है। तो इससे ये समझ में आता है कि बेसिकली कंपनी जो है अपने इस समय कोशिश ये कर रही है कि जो कस्टमर एक्विजिशन के लिए जो खर्चा कर रही है कंपनी, जो ऐप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, कस्टमर के एक्विजिशन पे इनका ज़्यादा खर्चा हुआ है, जिसकी वजह से आपको पैट गिरता हुआ दिख रहा है। और इस समय क्योंकि मार्केट सही नहीं चल रहा है, तो कंपनी ने कोई गाइडेंस भी नहीं दिया कि हम कैसा आगे करने वाले हैं, बल्कि ये बड़ी ही लॉन्ग हॉल पिक्चर लेके चल रहे हैं। इनका ये बताना था कि हर कंपनी जो इस तरीके के सिचुएशन में है या इस जगह पे है इस समय, सबका हाल लगभग एक समान है। कोई भी मैंने ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि बेसिकली कस्टमर्स जो हैं वो ड्राइड अप हो गए हैं, कस्टमर नहीं है इस समय। जो रिटेल यूज़र्स हैं या रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अब बहुत ड्राइड अप हैं। एक बहुत ही इनके PPT में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा था जो मैंने देखा कि पिछले 3-4-5 साल का जो डेटा है कि FIIs किस तरीके से कंटिन्यूस अपने पोजीशंस को कट शॉर्ट कर रहे हैं। आप इसको अगर देखें तो करीब करीब 2-3 साल पहले इनकी हिस्सेदारी करीब करीब 19 19.5% थी। इस समय करंट स्थिति ये है कि FIIs जो हैं वो करीब 17% के आसपास खड़े हैं, 17.2% पे खड़े हैं। DIIs ने अपनी पोजीशन को 12% से 16% पहुंचा दिया है, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी एक 6-7% के आसपास पे खड़े हुए हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, तो हर कोई अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है। और जो FIIs हैं वो कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को डाउन लेट कर रहे हैं, तो ये दिख रहा है बेसिकली। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी PPT में ये एक फिगर था जो कि देखने लायक था, जो ये बताता है कि टोटल डीमैट अकाउंट का नंबर अगर मैं बताऊं तो करीब करीब 20 करोड़ 70 लाख डीमैट अकाउंट्स हैं, लेकिन देखा जाए तो सिर्फ 25% एक्टिव है, माने 5 करोड़ डीमैट अकाउंट ही एक्टिव है। बाकी बाकी ये जो डीमैट अकाउंट्स खुले हुए हैं ये लोग कहाँ हैं? अगर ये सवाल आए किसी के मन में कि सिर्फ 25% लोग यूज़ कर रहे हैं, बाकी लोग 75% लोग कहाँ चले गए, तो बेसिकली आप इसको ऐसे समझिए कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे थे और इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे, जिनको फ्रेंजी आया कि एकदम से पैसा बन जाएगा मार्केट में, जादू हो जाएगा, तो वैसे लोग आए हैं, उनका जो फंड था, उनके पास जो फंड था उन्होंने यूटिलाइज़ किया, उनसे लॉस हो गया। आप देखें बहुत सारे लोग मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ है। बेसिकली आपको उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ब्रोकरेज कंपनी को, उसके लिए तो प्लस प्लस पॉइंट है, लेकिन आपके लिए कहीं से भी ये प्लस नहीं है, आप बल्कि इंटरेस्ट दे रहे हैं उनको। तो कभी लोग प्लेज करके भी ट्रेड कर रहे हैं। इतना ज़्यादा पैसा कमाने का जो ये भूत है लोगों में कि FNO से पैसा बनेगा और जल्दी से पैसा बनेगा, ऐसा होता नहीं है मार्केट में। तो मार्केट में जो टिका खड़ा रहता है, इवन ये डेटा मैंने जो बताया आपको, एक कंपनी बता रही है कि 20 करोड़ डीमैट अकाउंट में से सिर्फ 5 करोड़ डीमैट अकाउंट एक्टिव है, बाकी 75% लोग गायब है। अब कंपनी की खुद की बात कर लें, कंपनी ने जो अपना डेटा बताया वो ये है कि 50 लाख इनके पास डीमैट अकाउंट हैं, लेकिन इनके एक्टिव यूज़र करीब करीब 3 से 4 लाख है, 3,80,000 ऐसे 4 लाख का एक फिगर उन्होंने बताया कि जो लोग एक्टिव हैं। तो ये खुद भी अगर देखें, इस कंपनी को भी देखें, तो इनका भी 10% है, मैंने 50 लाख में से सिर्फ अगर 4 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 8%, 9%। तो कुछ भी नहीं है आपका, कोई नहीं यूज़ कर रहा है। बेसिकली सबने खोला था, कोई नहीं खोल रहा है। इनका फोकस FNO की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। इन्होंने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं FNO, स्कैल्पर और ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली उससे क्या होता है, ब्रोकरेज हाउसेस को अच्छा खासा इनकम मिलता है, उस पर चार्जेस भी ज़्यादा हैं,
ब्रोकिंग चार्जेस उस पर ज़्यादा मिलते हैं कंपनी को, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी दे पाते हैं आप, और उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज कर पाते हैं। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली आप इस तरीके से कह सकते हैं अदर साइड का इनकम बढ़ने की संभावना उसमें दिखती है। ये कंपनी कोशिश कर रही है कि अपने आप को आगे बढ़ाए, लेकिन मार्केट को लेके इनसे गाइडेंस पूछा गया तो इनका ये कहना था कि हम कुछ गाइड नहीं कर सकते इसमें कैसे क्या रहेगा, क्योंकि मार्केट बड़ा ही सबड्यूड है। मार्केट जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हमें नंबर बेहतर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इन्होंने अपने लॉन्ग टर्म, किसी ने ये भी पूछा कि आपको लंबे समय में कैसा दिख रहा है कि आप कैसा करेंगे आगे चलकर, तो इनका कहना था कि हम 3 से 5 साल का एक लंबा व्यू लेकर चल रहे हैं। बेसिकली अगर कोई कंपनी 3 से 5 साल का लंबा व्यू लेकर चले तो आप इसको ऐसे समझें कि वो उनको खुद नहीं पता है कि वो कैसे आगे बढ़ेंगे। इतना कंपटीशन है ब्रोकिंग कंपनीज़ के बीच में। एंजल वन है, अब एंजल वन का अगर आप फिगर इनके साथ मैं पीयर टू पीयर एनालिसिस थोड़ा सा कर दूं इस वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगी सिचुएशन कहाँ खड़ी है। एंजल वन का क्लाइंट बेस करीब करीब 3,10,000, 3,10,00,000 है। तो माने इनका जो क्लाइंट बेस है और उनका क्लाइंट बेस है वो करीब करीब 6 गुना आगे खड़े हैं। तो और ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर 3 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं उनके पास, तो आप ये समझिए कि मैंने कितना बड़ा नंबर हुआ। 20 करोड़ के पूरे डीमैट अकाउंट्स में अगर कोई 3 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्ड कर रहा है तो ही इज़ होल्डिंग एटलीस्ट 15 to 20% मार्केट शेयर। 15 से 18% मार्केट शेयर है तो बिग प्लेयर है बेसिकली। 78 लाख उसमें इनके एक्टिव यूज़र्स हैं। तो अगर इनसे और उनका कंपैरिजन किया जाए तो ये 20 गुना आगे, वो 20 गुना आगे खड़े हैं इनसे। तो अगर कंपैरिजन पीयर टू पीयर करें तो होता नहीं है, बनता नहीं है। हालांकि इट इज़ नॉट एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी दूरी पे दोनों कंपनियां एक दूसरे से खड़ी हैं। इनका कोई गाइडेंस नहीं है आगे का, और बेसिकली गाइडेंस देने की जगह नहीं बच रही है। क्योंकि क्या हो रहा है ये देखने में आ रहा है कि ये इन्होंने बताया कि लोग ऐप्स यूज़ करते हैं और फिर स्विच कर जाते हैं किसी दूसरी कंपनी में, उनको कुछ और बेहतर लगता है, वहाँ उनको कुछ और फैसिलिटी मिलती है। तो इस तरीके से लोग स्विच कर जाते हैं, दूसरे अकाउंट्स में चले जाते हैं। जो डोरमेंट अकाउंट्स पड़े हैं उन पे इनका यही कहना है कि डोरमेंट नहीं है, बेसिकली लोगों के पास फंड की कंस्ट्रेंट आ रही है, इसलिए लोग अब एफ-एन-ओ नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम वही है। ओवरऑल मार्केट में प्रॉब्लम ये है, कोई इक्विटी में पैसा नहीं लगाकर थोड़ा मने इत्मीनान से नहीं बैठना चाहता है, सही दिशा नहीं जाना चाहता है। सबको एफ-एन-ओ करना है, सबको जल्दी से पैसा चाहिए। ये जो चाहत है, ये जो फ्रेंजी है, ये यंग एज में ज़्यादा दिखती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि एकदम से पैसा आ जाएगा। एकदम से पैसा कभी नहीं आता, किसी को नहीं आता। और एफ-एन-ओ में यही प्रॉब्लम है। मैं अपने वीडियोज़ में कई बार क्रिटिसाइज़ करता हूँ इस चीज़ को, और इवन मैं ये भी क्रिटिसाइज़ करूँगा कि मार्जिन ट्रेडिंग फंड भी जो है वो सही चीज़ नहीं है, उसको नहीं यूटिलाइज़ करना चाहिए। बिकॉज़ आप एक तो अ, कोई इनकम होगी कि नहीं किसी ट्रेड में, कोई आप किसी चीज़ में कुछ आपके इनकम बढ़ेगी कि नहीं, आपको ये नहीं पता है, और आप ऊपर से इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो मैंने दिस इज़ सुसाइडल। आप मैंने खुद से सुसाइड करने को तैयार है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। तो पीयर टू पीयर अगर कंपैरिजन करें, 1405 करोड़ का रेवेन्यू है इनका एंजल वन का, और इनका करीब 77 करोड़ पे है। तो आप समझ सकते हैं क्या ज़बरदस्त गैप है, क्या ज़बरदस्त गैप है। वो एफ-एन-ओ में सबसे आगे थे, और उसी को देखते देखते अब क्या हुआ है, सारी ब्रोकरेज कंपनियां उसी तरफ देख रही हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी तो कोई सिचुएशन बेहतर नहीं होती हुई दिख रही है इनके लिए। हालांकि मार्केट बेहतर होगा, मार्केट कभी ख़राब नहीं रहता, लंबे समय तक कोई चीज़ भी नहीं एक जैसी रहती। मार्केट आने वाले समय में बेहतर करेगा, इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं। उन्होंने भी कोई गाइडेंस नहीं दी, उन्होंने यही कहा कि उनको उम्मीद है कि H1 से बेहतर होगा H2, और वो लंबे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। वो कह रहे हैं हम कंटिन्यूअस अपने ऐप को बेहतर करते जाएंगे, कॉस्ट एक्विजिशंस, हम अपने कस्टमर्स को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्वायर तो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ठीक है, ये भी एक बिज़नेस है। अब उनका काम भी है ये बिज़नेस करना, कि वो कोशिश यही कर रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएँ, एफ-एन-ओ ज़्यादा करें, तो ज़्यादा रेवेन्यू आए, तो ज़्यादा ब्रोकरेज आए, तो उनके नंबर्स में वो चीज़ शो अप होगी।
हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो म्यूचुअल फंड एसआईपी करें, और हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लेके एडवर्टीजमेंट एंड सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली अब इसमें हो ये गया है कि लेवल फील्ड हो गया है, माने हर कोई सेम चीज़ें ऑफर कर रहा है, सबकी ऐप लगभग एक जैसी है, तो कुछ डिसरप्टिव होता हुआ दिखता नहीं है ब्रोकरेज हाउसेस में। अब मैंने इसलिए सारी कंपनियां लगभग एक जगह पर खड़ी हो गई हैं आकर। तो यही मेरा व्यू है इस पे। और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि रिसेंट टाइम्स में कुछ बहुत बेहतर होगा। हाँ, मार्केट बेहतर होगा तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। बेसिकली लोग जो मैंने छोड़कर चले गए हैं वो वापस लौट आएंगे, उनको कुछ एक्साइटमेंट होगी थोड़ी सी, तो देखते हैं उसकी वजह से नंबर शायद बेहतर हो। तो मेरा ये एनालिसिस इतना ही था। मैंने एक आपको जर्नल व्यू भी देने की कोशिश की कि लोग कितना गलत तरीके से शेयर मार्केट को देखते हैं। उनको लगता है कि रातों रात कुछ हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है कुछ भी। तो मैंने अपना एक व्यू दिया, ये मेरा पर्सनल व्यू था। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी तरफ से अपना एनालिसिस ज़रूर करें, इस स्टॉक को लेके भी ज़रूर करें, और कोशिश ये करें कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे मैसेज करें, तो मैं उस पर रिप्लाई कर सकूँगा। थैंक यू सो मच।